नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। संसद में पेश किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब संसद के दोनों सदन उसे पारित कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब किसी विधेयक को लोकसभा पारित तो कर देती है, लेकिन राज्यसभा में वो लंबित रहता है और लोकसभा भंग होने की स्थिति में उस विधेयक को दोबारा लोकसभा में पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। 16वीं लोकसभा के भंग होने के बाद राज्यसभा में ऐसे ही लंबित 22 विधेयक निष्प्रभावी हो गए। प्रभावी तौर पर अब फिर से लोकसभा को इन 22 विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित कराना होगा। राज्यसभा के सभापति का विचार है कि ऐसे में इन विधेयकों को दोबारा लोकसभा से पारित कराने में कम से कम 2 सत्र लग जाएंगे, यानी कि एक लंबा वक्त। और इन 22 विधेयकों को पारित कराने में लोकसभा के पुराने सभी प्रयास बेकार माने गए। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि संसद के उच्च सदन में विधेयकों के निष्प्रभावी होने संबंधी प्रावधान पर क्या पुनर्विचार की जरूरत है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। वी.के. अग्नोत्री जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। चक्षु राय हमारे साथ हैं, हेड हैं आउटरीच PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर हैं, बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी। शुरुआत में अग्नोत्री साहब समझना चाहूँगा, जो ये प्रावधान है कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया और उससे पहले ही अगर लोकसभा भंग हो गई, अब उसके बाद उसको पुराने एक रास्ते का सफ़र फिर तय करना होगा। इस प्रावधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती रही संवैधानिक तौर पर, उसके पीछे की वजहें क्या थी? उसके बाद हम समझेंगे कि क्या इसे अब बदलने का वक्त है, पुनर्विचार करने का वक्त है। नहीं, ऐसा है कि जैसा कि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि लोकसभा जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो कि हर 5 साल में पुनर्गठित होती है और राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है। तो इस संदर्भ में जो आर्टिकल 107 में प्रोविज़न वो ये है, मोटा मोटी आप कह दें कि जो भी बिल है जिसको कि लोकसभा ने छू लिया, ये नहीं कि वो लोकसभा से पहले निकला, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसी बात नहीं है। जिस बिल को भी लोकसभा ने छू लिया, कैसे छूती है लोकसभा? ये तो एक तो ये है कि वहाँ बिल इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा ये है कि बिल तो इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा से पास होके लोकसभा पहुँच गया। लोकसभा में चाहे चर्चा हुई हो न हुई हो उसका सब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो लोकसभा में ट्रांसमिट हो गया, माने कि एक तरह से प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर वहाँ के महासचिव ने, सेक्रेटरी जनरल ने ये खड़े होके बोल दिया कि भाई ये बिल जो है राज्यसभा ने लोकसभा को भेज दिया है चर्चा के लिए जी। ये अगर उनके लिस्ट ऑफ बिजनेस में आ गया तो फिर तो वो लोकसभा का हो गया। तो इसलिए द इशू इज़ कि ये प्रॉपर्टी ऑफ विच हाउस, जो बिल है वो किस हाउस की प्रॉपर्टी है। एक तरह से तो प्रॉपर्टी ये है कि वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी का ये कॉन्सेप्ट बनता है कि जब उस बिल के, वो बिल जो है उसी के पक्ष में है, क्योंकि अगर जो बिल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा आया उस पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लोकसभा से ही लिया जाता है, माने कि वो प्रॉपर्टी हो गई लोकसभा की वंस इट इज़ ट्रांसमिटेड टू लोकसभा। तो जो भी बिल लोकसभा में आ गया तब लोकसभा को ही डिसाइड करना है कि उसके विषय में क्या करना। और लोकसभा जैसे आपने देखा कि 235 या 265 कितने नए मेंबर आ गए। अब पुराने मेंबर जो बोल के गए हैं, क्या उन्हीं मेंबर के आधार पर ही आपको नए बिल को, पुराने बिल को पारित करना है? हो सकता है उनके नए विचार हो सकता है नई गवर्नमेंट हो, नई गवर्नमेंट के नए विचार हों। इसलिए एक मौका मिलता है कि उस बिल को आप पुनर्विचार करें और उस पर सोचें कि उसके आगे क्या करना है, उसको उसी संदर्भ में लाना है, उसी शेप में लाना है कि उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, कि कोई नया बिल लाना है। ओके चक्षु, क्योंकि जब हम इस मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं, 22 विधेयक थे जो कि लोकसभा भंग होने के साथ लंबित थे, जो कि निष्प्रभावी हो गए। अब सवाल है कि एक विधेयक को पास करने में लोकसभा में जिस तरीके से अवरोध होता है, एक लंबा वक्त होता है, और 22 विधेयक का माने कि कई सारे सत्र के बाद ये पास होने की हालत तक पहुँचे होंगे। और जो कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से इतना वक्त लिया गया, तो फिर क्या इन्हें दोबारा वहाँ पर भेजना, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना, कहीं ना कहीं हम जिस कॉज के लिए, जिस मकसद को पालने के लिए उन कानूनों को बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना एक लंबा सफ़र दोबारा से तय करना पड़ेगा। कविन, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि अगर एक बार
कोई बिल एक हाउस के अंदर आता है और उसके बाद उस पर चर्चा होती है, उस हाउस से पारित हो जाता है, किसी कारणवश तो पार्लियामेंट के दूसरे हाउस में नहीं पास हो पाता है, तो क्या हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि उस बिल की जो पूरी जो जर्नी है वो फिर से शुरू की जाए या ना की जाए? अग्निहोत्री साहब का इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं सिर्फ उसको संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। अग्निहोत्री साहब ने बड़ी अच्छी तरह से कहा कि कोई भी ऐसा बिल जिसको लोकसभा ने छू दिया है, इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस होके पास होके राज्यसभा गया, या फिर राज्यसभा से इंट्रोड्यूस होके पास होके लोकसभा में ट्रांसमिट हो गया। अगर लोकसभा ने उसे किसी भी तरह से छू दिया है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वो बिल लैप्स हो जाता है। एक ही एक्सेप्शन है कि अगर राज्यसभा का बिल है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, राज्यसभा में ही पेंडिंग है, क्योंकि राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग हाउस है तो वो पेंडिंग रहेगा। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उनकी सोच ये थी कि एक आपका पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, तो वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो एक सरकार इनिशिएटिव लेके कर रही है और वो एक सर्टन सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि हम लोगों ने जिन्हें इलेक्ट करके भेजा है वो कर रहे हैं। अब जब उसी हाउस का अस्तित्व नहीं रह जाता है तो उस हाउस का जो काम है और जो उसकी वो सोच है वो शायद अगले 5 सालों में वैसी सोच नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसकी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती है। अब इसके क्या उपाय हो सकते हैं कि ये इतना समय ज़्यादा वेस्ट ना हो? समय वेस्ट किस लिए होता है कि आपका एक बिल था, उसी बिल के ऊपर अब आपको वापस से पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना है, उस पे जो पार्लियामेंट्री डिबेट है वो फिर से होनी है, उसी बिल को फिर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना है। तो ये कुछ 3 बड़ी चीज़ें हैं जिस पर समय लगता है। ठीक है, अगर सरकार वही है तो भी ये प्रोसेस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार के लोग बदल सकते हैं, मंत्री बदल सकते हैं और जो बाकी हाउस है वो बदल सकता है, और हो सकता है वो बाकी हाउस अपनी राय बदल ले उस विषय पर। तो क्या इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कुछ आवश्यकता है कि अगर कोई बिल पहले से पास हो चुका था और एकदम उसी फ्रेमवर्क में है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, अब वो वापस अगर जब लोकसभा में आए तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि उसको थोड़ा सा सरकार या तो फास्टर प्रेफरेंस दे दे या हाउस से कुछ फास्टर प्रेफरेंस कर सके? तो ये सोचने की बातें हैं। बट एक चीज़ और भी आज चेयरमैन साहब ने कही। एक उन्होंने ये कहा कि हाउस के राज्यसभा के अंदर कुछ ऐसे बिल हैं जो 20 सालों से पड़े हुए हैं, दशकों से पड़े हुए हैं, उनका क्या हो? क्या उन्हें लैप्स हो जाना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर उन्हें कंसिडरेशन के लिए ना लिया जाए? ये भी एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि मैं कुछ देख रहा था, एक 1980 का कुछ दशक का पड़ा हुआ है, एक 1990 का दशक का पड़ा हुआ है। सरकार या तो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, सिर्फ यही सरकार नहीं, पुरानी सरकारों ने भी अब तक पिछले 10-15 सालों में उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है, तभी वो पेंडिंग है। एक कुछ कानूनों में एक प्रावधान होता है सनसेट क्लॉज का। वो सनसेट क्लॉज का प्रावधान ये होता है कि जब वो कानून पास कर दिया जाता है तो उस कानून की पहली लाइन ये होती है कि आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद ये कानून बंद हो जाएगा और आपको इसके लिए नया कानून बनाना पड़ेगा। उसका आइडिया ये रहता है कि 5 साल बाद हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, वो विषय बदल जाए, तो हाउस को उस चीज़ को रिकंसिडर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ये लंबित कानून है या जो हाउस में काफ़ी सालों से पेंडिंग है, उनको रिकंसिडरेशन के क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, वो मेरे ख्याल से एक पब्लिक डिबेट का विषय, पब्लिक और पॉलिटिकल डिबेट का विषय होना चाहिए। मैं इस पॉइंट पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो बात हम जिस इशू को मोदी साहब ने कहा, रोशन 22 विधेयक हैं और बिल्कुल ठीक है कि संवैधानिक तौर पर ये माना गया या ये सोचा गया होगा कि कोई एक चुनाव होने के बाद कुछ सदस्य नए आएंगे, हो सकता है मंत्री नए हो सकता है सरकार नई हो, और ऐसी स्थिति में पुराने बिल के लिए दोबारा से उस पर विचार करना, क्योंकि सीधे जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इसलिए उस प्रावधान को रखा गया। लेकिन अगर कोई एक सरकार रिपीट हो रही है, कोई मौजूदा सरकार, और ऐसे में उस कानून के तहत अब दोबारा से उन 22 विधेयकों को आना पड़ेगा, उस सफर तय करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं 1 से 2 साल और 3 साल का वक्त भी लग सकता है। क्या वाकई ज़रूरत है इस प्रावधान के विकल्प को कुछ इसमें टटोलने की, इसको समझने की, रिविजिट करने की? देखिए, जो आज सभापति जी ने जो बात रखी है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि 22 विधेयक हैं, एक विधेयक को न जाने कितने साल लग गए।
उसका जो प्रोसेस होता है कि पहले एक जो आपकी नोडल मिनिस्ट्री होती है वो बनाती है, फिर तमाम मिनिस्ट्रियों में वो कंसल्टेशन के लिए जाता है, फिर वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट के बाद फिर वो हाउस में आता है, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। एक लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं। जैसे हम लोकपाल का अगर हम जिक्र करें तो 1968 से उसकी यात्रा शुरू हुई और अब 2013 में जाके पास हुआ। तो ये इतना लंबा अपने सफ़र तय किया। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जब कोई नई सरकार आती है तो आते ही वो अपना एक बजट पेश करती है और जो पहला बजट उसका होता है उससे उसकी दिशा तय हो जाती है कि हमने पिछली सरकार के कितने बिंदुओं को लेना है और कितनों को छोड़ देना है, कितनी स्कीमें हमें अच्छी लगी जो राजनीतिक तौर पे पिछली सरकार को पसंद थी, हमें पसंद नहीं है तो छोड़ देते, और जो उनको पसंद है पिछली सरकार की वो हम आगे ले लेते। जैसे कि मिड डे मील थी, सर्व शिक्षा अभियान था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी, मनमोहन सिंह सरकार ने कंटिन्यू की और अभी ये सरकार भी कंटिन्यू कर रही है। पिछली सरकार में जो मनरेगा स्कीम थी वो ये सरकार कंटिन्यू कर रही है। तो जो आपको कंटिन्यू करना है उसको कंटिन्यू करिए। ऐसे ही ऑप्शन यहाँ भी होना चाहिए। जो 22 विधेयक हैं उनको आप अपनी कैबिनेट में या संसद में ही उस पर एक चर्चा हो जाए कि हम इनको वापस नहीं ले रहे, इनको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक हाउस से पास हो गया तो दूसरा हाउस उसका पास कर दे। तो मुझे लगता है कि विकल्प देना चाहिए। दोबारा से इतनी लंबी यात्रा का हम जिक्र करें और उसमें फिर जद्दोजहद हो तो अच्छा है कि एक उसमें विकल्प रहे और उस पर एक हाउस का जो आपने समय ले लिया, जितनी उस पर डिस्कस हो गया उसको आगे बढ़ाए। हाँ, अगर कोई अमेंडमेंट हो, जैसे कि समय बीत जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तमाम चीज़ें, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो लंबी प्रक्रिया है उससे कम से कम बचा जा सकता है। लेकिन जैसा कि अग्निहोत्री साहब ने कहा कि जब सांसद चुनकर आए और किसी भी सदन में या किसी जब नई सरकार का गठन हुआ 60%, 50% या 40% भी सांसद लोकसभा में नए हैं, तो उनका अधिकार होगा, जाहिर है कि उस विधेयक के बारे में उनकी राय, उनकी आपत्तियां, तो क्या हम उनको दरकिनार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, कोई कानून बनता है, जैसे कि हम मनरेगा की बात करें, मनरेगा जब बना तो बहुत विचार विमर्श के बाद बना। उस पर लोकसभा में बड़ी बहस हुई, उसमें राज्यसभा में बड़ी बहस हुई, तो बहुत सारे बिंदुएं उसमें आ गई हैं और सरकारी तौर पे, एनजीओज के तौर पे जितने भी उसके शेयर होल्डर थे सबकी तरफ से उस पर चर्चा हुई। तो जब चर्चा होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिन लोगों ने पीछे चर्चा की वो लोग बुरे थे और जो नए आए वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया है, जिन्होंने अब तक काम किया उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तो उनकी बात को इंडोर्स कर सकते हैं। अब देखिए कि जब हम 265 की हम जैसे बात कर रहे हैं कि इस बार 265 नए आए, तो वो 265 एक पार्टी से नहीं आए, अलग अलग पार्टियों से आए, और जो भी इशू, अपनी जो विचारधारा है, अपना जो एजेंडा है, वो एक पार्टी तय करती है। वो इंडिविजुअल जो सांसद होता है वो तय नहीं करता है। बीजेपी ने तय कर लिया कि हमें इस इशू पे आगे बढ़ना है तो उसके सांसद उसी पे बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस ने तय कर लिया कि हमें 3 तलाक का विरोध करना है तो आज जो नए उनके विधायक, उनके जो एमपी चुन के आए, उन्होंने आज भी उसका विरोध किया। तो पार्टी तय करती है। तो अगर पार्टी को पसंद है कि मुझे ये कानून है मेरा, जैसे अभी हम इस सरकार की बात कर लें, तो ये सरकार ने जो 22 विधेयक बनाए हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर वो चाहे और ऐसा कोई विकल्प बने कि हम उनको कंटिन्यू, हाँ, एक विकल्प होना चाहिए। अग्निहोत्री साहब, जो रोशन कह रहे हैं, कितना आप सहमत हैं और क्या विकल्पों की तरफ हम देखते हैं तो अभी मौजूदा दौर में क्या कोई ऐसे विकल्प हमारे सामने है या कोई दरवाज़ा विकल्पों का खुलता दिखता है? नहीं, ऐसा है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो हमने बात बोली मैंने पहले, वो मोटा मोटी थी, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस। एक तो ये है कि अगर एक बिल है जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया, उस टाइम डिसॉल्व हो गई लोकसभा, वो बिल लैप्स नहीं करेगा। हाँ, नहीं, वो नहीं करेगा। नंबर 2, अगर एक बिल पर 2 हाउसेज में असहमति है और उसको डिसाइड किया गया, गवर्नमेंट डिसाइड किया कि इसको जॉइंट कमेटी को भेजा जाए दोनों हाउसेस की, और प्रेसिडेंट ने ये नोटिफाई कर दिया कि दोनों हाउसेस मिलकर इस पर विचार करेंगे, लैप्स नहीं होगा। तीसरा, अगर वो बिल जो है वो एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया है और वो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा के क्षेत्र में आती है, क्योंकि जैसा आपको ज्ञात है कि 24 कमेटी हैं, उसमें कि 8 राज्यसभा के क्षेत्र में हैं और 16 जो हैं लोकसभा के। तो उस कमेटी के पास अगर वो बिल है तो भी लैप्स नहीं होगा। तो ये तो एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि दोनों जो राज्यसभा लोकसभा का जो मनी बिल है उनको छोड़ के बाकी बिलों के बारे में दोनों का इक्वल अधिकार है।
तो ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा को एग्री कर रही है, लोकसभा को ही मस्ट फॉलो सूट। लोकसभा अपना विचार ले सकती है, लेकिन इसमें दो हम दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तो ये जो हमारे अल्टीमेटली मेंबर्स को इस पर लेना पड़ेगा अपना व्यू कि क्या हमको इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि लेजिस्लेशन इज नॉट द बिजनेस ओनली ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन इज प्राइमरली बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो पार्लियामेंटेरियंस शुड टेक ए व्यू। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है, एक विंडो है प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर, कोई भी प्राइवेट मेंबर एक जो लैप्स हो रहा है बिल, उसको ला के पेश कर दे कि भाई इस बिल को हम पास करना चाहते हैं। देर आर कम से कम 14 इंस्टेंसेज हैं जहां प्राइवेट मेंबर्स बिल वॉज पास्ड एज द गवर्नमेंट बिल। तो यहाँ पर वो बिल को ला के वो कर दे और गवर्नमेंट एग्री कर ले। आपका एक ऑप्शन ये खुलता है। और इसके अलावा एक कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें कि जो भी ये लैप्स बिल हैं उसको एक कोई संसदीय समिति बनाई जाए, उनको भेजा जाए, या फिर जो स्टैंडिंग कमेटी उन्हीं को भेजा जाए कि ये बिल आपके पास, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो नए बिल हैं वो कमेटी के पास ही जाते हैं। तो ये कमेटी के पास अगर नहीं गया है, अगर गया है तो भी उनको एक विचार उनके पास से आना चाहिए कि हम जो ओरिजिनल बिल है उससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। नहीं सहमत हैं तो उसको आप फिर भेज दीजिए कि फिर से आपको तैयार करिए, ये हम आपको देते हैं दिशा निर्देश। अगर सहमत हैं तो बोलें कि हम इसको भेज रहे हैं अपनी रिपोर्ट, लेट द पार्लियामेंट कंसिडर, लोकसभा राज्यसभा हमारी इस कमेटी की रिपोर्ट को सहमत कंसिडर करे और बिल को पास करे। तो या तो कमेटी को लेना पड़ेगा, स्टैंडिंग कमेटीज़ को इसमें पहल लेनी पड़ेगी, या फिर इंडिविजुअल मेंबर्स को पहल लेनी पड़ेगी। यानी कि चक्षु कोई छोटा रास्ता अख्तियार किया जा सकता है कि बिल अगर पास हो चुका है लोकसभा से किसी कमेटी के थ्रू, या फिर जैसा कि कहा कि प्राइवेट मेंबर के थ्रू इस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस करके और उस पर सहमत जताते हुए उसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत अहम है कि समय मुख्य है कि संसद में जिस तरीके की चर्चाएं और कानून बनाने की जो प्रक्रिया वो बहुत लंबी है, और बैठकें और जो उसका मैं कहूँ कि फ्रूटफुल जो वक्त है वो बहुत कम होता जा रहा है। कभी बात आ जाती है अटक के टेक्निकलिटी पे। जब तक हाउस जीवित रहता है तब तक जो भी बिल होता है वो हाउस की प्रॉपर्टी होता है, हाउस का उसके ऊपर पूरा अधिकार रहता है। एक बार हाउस ख़त्म हो जाता है तो हाउस का उस बिलों पर अधिकार नहीं रहता है। दो तीन चीज़ें करी जा सकती हैं। एक चीज़ तो ये, जब नई सरकार आए, कोई भी नई सरकार हो, जैसे मुझे याद है 16वीं लोकसभा के शुरू में जब सरकार आई थी तो उसने एक निर्णय लिया था कि जितने पुराने बिल थे जो 15वीं लोकसभा में लैप्स हो गए थे, सरकार उन्हें रिवाइव नहीं करेगी। ठीक है। तो जब एक नई सरकार आती है या एक नई लोकसभा आती है तो सरकार या तो एक व्यू ले कि पुराने जो बिल लंबित हुए थे या एक हाउस से पारित हो गए थे और उसके बाद लंबित हो गए, तो सरकार का उसमें मत ये है कि सरकार इनको वापस लाना चाहेगी, और उसके बाद एक साथ उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए, उन्हें एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए, और उसके बाद जब जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो पार्लियामेंट की बैठती है, जो कि डिसाइड करती है क्या लेजिस्लेटिव बिजनेस आएगा, उसमें एक आम सहमति बनाई जाए कि भाई क्या इन बिलों को प्रायोरिटी दी जा सकती है, क्या हम इन्हें पहले कंसिडर कर सकते हैं और इनको पर अच्छी तरह से चर्चा करके इन्हें पहले पास किया जा सके। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करी जाएं, क्योंकि देखिए दो तरीके ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप संविधान को बदलें, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के दायरे में रहकर अपने प्रोसीजर्स को अच्छा कर अपने प्रोसीजर्स को इफेक्टिव कर आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोसीजर्स की तरह उनको के थ्रू उनको एड्रेस कर सकते हैं तो हो सकता है समाधान थोड़ा जल्दी आ जाए। मेरा ये मानना है कि जो भी बिल सरकार लाए या कोई भी सरकार लाए, उसके ऊपर बहस अच्छी और उसके बाद वो पास किया जाए। अगर किसी चीज़ पर या किन विषयों पर आम सहमति बन चुकी है तो जब नई संसद आती है तो संसद सदस्यों के साथ बैठें, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और जो भी रेलेवेंट मिनिस्ट्री हैं उनके मिनिस्टर, और बताएं कि भाई देखिए ये चीज़ें थी, ये डाउट्स थे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे, हमने रिजॉल्व कर दिए हैं। अब आपकी उस पर कोई राय है तो या तो हम उसे हाउस में चर्चा कर लें या आपस में चर्चा कर लें या कमेटी में चर्चा कर लें, और उसके बाद देखिए क्या इन्हें पहले 6 महीने या पहले 7 महीने में एड्रेस किया जा सकता है। एक चीज़ शायद मैं रोशन साहब से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती हैं कि उनके संबंधित उनके संसद सदस्य किस तरह से वोट करेंगे, बट
एक तरह से वोट करना और अपनी राय को रखना, वो शायद दो अलग अलग चीज़ें चीज़ें हैं। हो सकता है कि मैं किसी एक मुद्दे से सहमत ना हूं तो मैं उस पर अपनी असहमति रखूंगा बट अपनी पार्टी के साथ वोट करूंगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमें ओपन रखनी चाहिए कि लोग ऐसा कर सकें। एक आखिरी छोटी सी, जी मेरे ख्याल से एक हमें ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए कि जो पार्लियामेंट का जो टाइम और एफर्ट इन्वेस्टमेंट है लेजिस्लेटिव बिजनेस में, क्योंकि आज चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट हो गया है एक विषय के ऊपर। बिल्कुल। ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि वो जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है वो वेस्ट ना जाए। ये बड़ा मुद्दा उनका ये है कि हाउ डज एन इफेक्टिव पार्लियामेंट वर्क। अगर आप उनका पूरा व्याख्यान देखें तो बिल्स के बारे में वो एक चीज़ कह रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि जब क्वेश्चन आवर एक बार 1 घंटे का खराब होता है तो कभी वापस नहीं आता। अगर 0 आवर खराब होता है तो वो 15 लोग जो कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल उठाना चाहते थे वो कभी वापस नहीं उठ पाएंगे। आई थिंक दैट्स हिज कंसर्न जो वो कहना चाहते हैं। रोशन, बहुत अहम है जिस तरीके से मैं देख रहा था जो लैप्स हुए हैं बिल, और लैंड एक्विजिशन बिल जो लोकसभा से पास हुआ 2015 में, फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, ऐसे कई थे जो बहुत अहम हैं देश और सोसाइटी के लिहाज से भी, और उसमें एक लंबा वक्त लगा, कई सारी कमेटियां, अलग अलग विरोध, उसके बाद बैठकों का दौर, फिर ये तैयार हुआ। तो जो विकल्पों की हम बात कर रहे थे, जैसा कि बाकी पैनलिस्ट में कहा, आपके नज़रिए में क्या है कि जो वक्त हम संसद में, जो सांसद दे रहे हैं और जो संसद खर्च कर रही है चर्चा में, बहस में और उसके बाद लेजिस्लेशन में कानून बनाने को लेकर, वो व्यर्थ न जाए, वो बर्बाद ना हो, इसको ज़्यादा फ्रूटफुल कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा संसद चलता है, दोनों हाउस चलते हैं। अब लोकसभा की हम बात करें तो अब 3 दिन समझिए, वैसे 4 दिन होता है, लेकिन 3 दिन सरकारी बिजनेस के लिए होता है। एक दिन आपकी जो बहस वगैरह होती हैं उनके लिए होता है, और जो शुक्रवार होता है वो आपके प्राइवेट मेंबर बिल के लिए होता है। तो आपके पास 3 ही दिन हुए, और 3 दिन में भी आपके पास 12 बजे के बाद का टाइम होता है। आप पहले आपका प्रश्नकाल होता है, उसके बाद जीरो आवर वगैरह उसमें निकाल दें तो लंच के बाद के ही आपके पास टाइम होता है। तो आप कितना बिल निकालेंगे? और फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि ले दे के 80 दिन का टाइम होता है। पूरे साल का लगाएं, जो हमारे पास 3 सेशन होते हैं, पूरे 3 सेशनों में केवल 80-90 दिनों के बीच का टाइम होता है, जबकि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में देखें उनके दिन ज़्यादा होते हैं। तो क्या हम ऐसा सोचें कि इनकी जो अवधि है उसको हम लंबा करें, 22 दिन 25 दिन की जगह 1 महीना कर लें, 1.5 महीना कर लें, और जो हमारे जो 3 सेशन हैं उनको बढ़ाएं, और जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसको थोड़ा बढ़ाएं और उनका समय भी बढ़ाएं। जैसे कई बार होता है कि हम देर तक बैठते हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठें, तो अगर आप बिल आपने तय कर लिया, उसके समय तय कर लिया कि इसको आज हमें पास करना है, तो आज ही उसे पास करें। उसे छोड़े नहीं कि आज हमने आधा उस पर डिस्कस कर लिया, फिर 1 हफ्ते बाद आधा उस पर डिस्कस किया, फिर अगले हफ्ते किया। तो कभी कभी होता है कि किसी सेशन में अच्छा होता है कि आपके 3-4-5 बिल पास हो जाते हैं, किसी सेशन में 1 भी बिल पास नहीं हो पाता। तो हर मुद्दे पे हमें सोचना है कि क्या हम अवधि बढ़ा सकते हैं, क्या हम सरकारी बिजनेस के लिए ज़्यादा समय दे सकते हैं, क्या हम सदन में ज़्यादा बैठ सकते हैं। अगर आप पिछले 2-3 सेशन की बात करें या मनमोहन सिंह सरकार के समय बात करें तो कई सेशन पे काम नहीं हुआ, केवल वो हंगामे के भेंट चढ़ गए। तो ये भी हमें सोचना है कि हंगामे से हमें क्या मिला। जैसे आज सभापति जी ने अपने भाषण में कहा कि जो डिस्ट्रप्शन है, कितना समय बर्बाद होता है। अगर हम केवल प्रश्नकाल को हम अगर बाधित करते हैं तो 40 जो सदस्य हैं उनका हम अधिकार छीनते हैं। अगर हम 0 आवर को बाधित करते हैं तो 15 सदस्यों का, अगर हम पूरा दिन करते हैं तो सब कुछ चला जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि हम, जैसे आज मैं लोकसभा देख रहा था, लोकसभा अध्यक्ष आज पहली बार उन्होंने हाउस चलाया, तो उन्होंने बड़ी कड़ाई से किया कि जितने सदस्यों ने नोटिस दिया मैं उनको ही बोलने दूंगा। बार बार जो बीच में हाथ खड़ा कर देते हैं, समय बर्बाद करते हैं एक प्रश्न में, जैसे 20 लोगों का होता है। लेकिन जिस तरीके से 2 चीज़ें जो मैं आखिर में कमेंट चाहूँगा अग्निहोत्री साहब आपका, एक तो ये कि जो राज्यसभा में, जैसे कि चक्षु ने भी कहा था कि लंबे समय तक 5 साल, 10 साल, 15 साल में देखा था, द इंडियन मेडिकल काउंसिल विधेयक जो है 32 साल से, इस तरह के जो सिस्टम है इसको कैसे हम फास्टन कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या एक बढ़िया अच्छा उपाय हो सकता है जो विकल्प के तौर पर हमारे सामने रास्ता हो सकता है? हाँ, जैसा कहा इन्होंने कि एक तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुधार करें या उसमें बदलाव लाएं, या फिर आप जो
एग्जिस्टिंग प्रक्रिया है उसमें सुधार करें। मेरे समझ में एग्जिस्टिंग प्रक्रिया में अगर सुधार करें तो एक ये भी सुझाव मेरा है कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है विच इज़ सपोज टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसमें ये मुद्दा हमेशा आना चाहिए उसके समक्ष, जब भी नया एक पार्लियामेंट बने या लोकसभा बने, कि क्या बिल लंबित हैं उस पर वो जो भी कंसर्न मंत्रालय हैं उनसे उनके विचार मांग के और उनको निर्देश दें कि भाई इस बिल को आप आगे लाइए और करिए, पेश करिए लोकसभा में लाके। और इनको अगर आप चाहते हैं कि इसमें पुनर्विचार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चेंज करने हैं या फिर हमको अब ज़रूरत नहीं बची है इसकी, कोई और चेंज हो चुके हैं, तो उनको आप विड्रॉ करने के लिए एक लाइए मोशन, क्योंकि जब विड्रॉल मोशन आएगा तब भी एक तरह से उस पर चर्चा होगी उस बिल पर कि क्या इसको विड्रॉ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है उसको राज्यसभा में स्पेशली, तो उसको आप राज्यसभा की सहमत के बिना विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उससे भी एक चर्चा होगी और फिर बात आगे बढ़ेगी। चक्षु एक आखिरी कमेंट। कभी आखिरी में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर कोई बिल काफ़ी समय से लंबित है तो मेरे ख्याल से CCPA को या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को एक कॉल लेनी चाहिए कि क्या सरकार उस बिल के साथ प्रोग्रेस करना चाहती है या सरकार उस बिल को विड्रॉ कर ले और कह ले कि भाई इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही है या फिर इस पर विचार बदल गया है, हम इसे नहीं फॉलो करना चाहेंगे और उसे विड्रॉ करें। दिक्कत सिर्फ यही है कि विड्रॉल इज़ अ प्रोसेस, बिल हाउस की प्रॉपर्टी है तो हाउस की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। तो हमें जो भी करना है वो दोनों हाउसेस की सहमति के साथ करना है। और कुछ नए कदमों की आप पैनलिस्ट ने कहा कि ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।